गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी आपका स्वागत है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी आज एक नई शुरुआत स्कॉलर कैंपस के साथ। ठीक है, काफी टाइम हो गया था बीच में कि भाई स्कॉलर कैंपस आपके लिए कुछ नया नहीं लेके आ रहा था वीडियो। काफी टाइम बीच बीच में गैप हो रहा था, कुछ टाइम इशू था, कुछ एग्जाम थे बच्चों के, इस वजह से। लेकिन अब हम आपके लिए ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा टॉपिक अभी चर्चा में है। आप देख रहे होगे न्यूज में कंटिन्यू कि भाई यूसीसी देश में लागू होने वाला है लागू होने वाला है। अभी मैंने ये बोला कि लागू होने वाला है, लागू हुआ नहीं है। मोदी गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है मनोज सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या डिसीजन रहे हैं इंदौर कोर्ट के, क्या डिसीजन रहे हैं एमपी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से डिसीजन लिया, क्या क्या एक्ट हैं अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड। तो अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई कि क्या है ये। ठीक है, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत स्कॉलर कैंपस के अंदर। एक नई शुरुआत, फिर से एक न्यू, एक मान लो एक तरीके से कि भाई किस प्रकार से एक टॉपिक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप भी चर्चा में है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भाई अभी इसमें देखते हैं क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको यूसीसी नाम दिया जा रहा है क्या, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानते हैं। पहली बात तो ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी है क्या कि भाई ये है आपकी स्टेट के लिए किस प्रकार से उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाए, उनका डेवलपमेंट का किस प्रकार से उगार हो उनके बारे में। और ये यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपके आर्टिकल, आपके टोटल आर्टिकल कितने हैं 395 आर्टिकल है, उसमें से 44 आर्टिकल है वो आपके बारे यूसीसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब भाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं कि द स्टेट शैल बी एंड्योर्ड टू प्रोवाइड फॉर द इट्स सिटीजंस। ठीक है, ये सिटीजंस की स्पेलिंग द यूनिफॉर्म द सिविल कोड एंड थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। कि भाई जब हमने डीपीएसपी लागू किया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, फ्रेमवर्क किया, तो उसमें फ्रेमवर्क करने में जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें 2 मेंबर्स ने रिकमेंड किया कि एक तो इनमें से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और जो सेकंड थे इनके मेंबर के एम मुंशी जी ने। इन्होंने बताया कि भाई देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आना चाहिए, लागू होना चाहिए, इसकी जरूरत भी है, ताकि सभी लोगों के साथ उनके मैरिज की बात हो या रीमैरिज, डाइवर्स की बात हो या भाई एडॉप्शन की बात हो, तो ये सारा सभी के लिए एक तरीके का कानून एक जगह लागू हो सके। तो इस प्रकार से ये इन्होंने, आप याद कर सकते हो एग्जाम में कि किन्होंने रिकमेंड किया था, आपका के एम मुंशी एंड भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में है ये बात। ये इंडिविजुअल के बारे में बात, फैमिली के बारे में है या रिलीजन के बारे में है। तो भाई यहाँ पर आपको पता है कि पूरा का पूरा मामला है किसके के ऊपर बात कर रहे हैं, हम रिलीजन के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं। फैमिली इससे जुड़ी हुई है और ये आपका इंडिविजुअल भी, प्रत्येक इंडिविजुअल इससे जुड़ा हुआ है, प्रत्येक नागरिक इससे जुड़ा हुआ है देश के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार के डिफरेंट ग्रुप हैं, डिफरेंट रिलीजन है आपके और डिफरेंट लॉज। ठीक है, अभी हमारे देश में क्या है, डिफरेंट लॉज है, डिफरेंट मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, ठीक है, अंगद मैरिज एक्ट अलग है, तो आनंद मैरिज एक्ट है अलग है, ये सारी बातें करी हैं। बट देन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 एंड 26 क्या कहता है, द फ्रीडम टू मैनेज वंस रिलीजियंस अफेयर्स टू द एवरीवन। कि भाई अपना मैनेज करने का, अपने रिलीजन को सभी को हक है अपने तरीके से वो मैनेज कर सके। भाई अब सम एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या है ये सम एक्ट, है ना। तो इसमें देखो आप देख लीजिए, तो अलग अलग एक्ट हैं सभी ग्रुप के लिए, सभी धर्मों के लिए। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, आपका हिंदू मैरिज एक्ट क्या है भाई, एक्ट है 1955। इसमें हिंदुओं के किस प्रकार से मैरिज किए जाएंगे, उनका एडॉप्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, उनके बारे में कि भाई डाइवर्स प्रोसेस क्या रहे। इसके बाद उसके बाद पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवर्स एक्ट 1936, इसके बारे में भी, इसमें भी अलग तरीके से रूल रेगुलेशन है वो आपको दिया हुआ है। उसके बाद भाई इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ये भी 1872, और आनंद मैरिज एक्ट, ये भाई जो सिख कम्युनिटीज हैं हमारे उनके अंदर ये अलग अलग मैरिज प्रोसेस बना हुआ है। ठीक है भाई, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं को ही एक करके एक तरीके का, जैसा कि आपको पता है कि भारत में सिर्फ एक ही राज्य में लागू है। आप बता सकते हो कमेंट करके कि कौन से राज्य में है लागू, आप
ठीक है, ये भाई देख लीजिए एक मैरिज का सिंबल छोटा सा। अब यूसीसी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैंने बताया था कि टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे 395। ठीक है, एडॉप्ट कब किया गया था हमने 26 नवंबर 1949 एंड इनेक्ट 26 जनवरी 1950। इसका बैकग्राउंड बताएंगे भाई आप नेक्स्ट क्लास में, जब आपको लेके आएंगे फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें अलग से क्लास में बताएंगे कि क्या है, कैसे कितने आर्टिकल बने, क्यों बने, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया और कैसे कैसे आरटीसी का क्या रोल रहा था और कहां से हमने कितने एक्ट बोरो किए थे वो अलग से। तो अभी आप तो बस बेसिक से जानकारी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बात करते हैं। पार्ट्स कितने हैं इसमें, हमारे पास 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे शेड्यूल कितने हैं 8+4 के बीच जब हमने एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भाई, उस टाइम पे हमारे पास 8 शेड्यूल थे और उसके बाद हमने 4 शेड्यूल और ऐड किए गए, तो टोटल अभी हमारे कितने पास है 12 शेड्यूल। ठीक है, इसमें से डीपीएसपी के बाद आपके पार्ट 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36, 51 और उसमें हमने किसकी बात की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में। अब क्या है, ओनली वन स्टेट, कौन सा भाई, गोवा। ये भी पोर्टुगीज की देन है कि उन्होंने गोवा में ये लागू है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है, हम बताएंगे अलग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में आपको। तो भाई अब क्या है, पार्लियामेंट क्यों हम ये चर्चा में लेके आ रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, चर्चा में लाने के पीछे, तो अभी मैं साफ साफ बता देता हूं आपको कि भाई अभी पार्लियामेंट्री मानसून सेशन चलने वाला है। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये क्या है, नरेंद्र मोदी जी है ना, आप देख सकते हो मोदी जी को यहाँ पे। नरेंद्र मोदी जी की मंशा ये है कि देश में एक तरीके से, मतलब एक तरीका कानून एक देश में होना चाहिए। ठीक है, वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आए हैं नरेंद्र मोदी। कंसीडर किया है मोदी गवर्नमेंट ने किसको भाई, यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कह सकते हो इट हैज एन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, अभी फिलहाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है ये, लेकिन अब बहुत ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि भाई उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है ना, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ये तैयार जो किया है उनके लिए एक कमीशन बैठा जिनके हेड है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम तैयार हैं मोदी जी, आप भी अपने देश में पूरा लागू करिए, हम सबसे पहले आपको ये गिफ्ट, या भाई आप ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि चुनाव आने वाला है कि हो सकता है ये इलेक्शन कार्ड हो खेलने का कि भाई हाँ कैसे कैसे एक जीत की जाए, क्योंकि लेकिन फिर उसके पीछे हम ये भी सोच सकते हैं कि राजीव गांधी जो गवर्नमेंट थी है ना, राजीव गांधी जो गवर्नमेंट थी वो इसी की वजह से ही गई थी, उनको काफी लॉस हुआ था, उन्होंने पीछे भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग भी उन्होंने वापस ले लिया था केस। अभी क्या है कि भाई 22 जो हमारा लॉ कमीशन बना, उन्होंने क्या क्या है, फॉर्मर उनके हेड कौन थे भाई, अभी हेड हैं, सॉरी कौन है, कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस अपने क्या नाम है, ऋतुराज अवस्थी जी। देख लीजिए भाई कमीशन ऑफ द रिपोर्ट्स, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कमीशन ने कि भाई क्या सबसे पहले क्या करिए, आप पब्लिक के ओपिनियन जानिए, अलग अलग कम्युनिटी को लेके आइए और उनके ऊपर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और उनके विचार लीजिए कि भाई ये लागू होना देश में है या मतलब लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या चेंजमेंट हो गए, किस प्रकार से, जैसे ट्रिपल तलाक में जो जो चेंजेस किए गए थे उसी प्रकार से। अभी हम इनको देखते हैं भाई क्या मोदी गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव रहता है आगे चलकर कि लागू कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो तो बात की बात है कि भाई पार्लियामेंट्री जो आपका मानसून सेशन है वो चलेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं यूसीसी के। ठीक है, अभी द हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में, इसमें क्या पॉलीगैमी की है नहीं है भाई, आप यदि सेकंड से यदि आपने कोई भी सेकंड मैरिज कर लिया, ठीक है, तो आपका यहां पर गैर कानूनी माना जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। सक्सेशन कौन रहेगा, इनहेरिटेंस क्या है, वुमेन्स के राइट क्या है, वुमेन राइट रिलेटेड टू लॉ पास है हिंदू पर्सनल लॉज में कि भाई वो मैरिज कर सकती है, मैरिज तो कर सकती है चलो ठीक है, लेकिन रीमैरिज में क्या उसको अधिकार हैं, और अधिकार हैं तो किस प्रकार से, और मैरिज के भी अधिकार हैं तो किस प्रकार से, क्या उसकी प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स की तरफ से रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी बातें इनमें नोट की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड और देखते हैं शाहबानो से रिलेटेड कुछ केस में। तो 1980 में शाहबानो केसेस है, आपको पता है शाहबानो की जो शादी है वो मोहम्मद अहमद खान के साथ हुई थी, और उसमें कुछ सालों के बाद मतलब लगभग 14 साल के बाद
एक वो तलाक दे देते हैं इनको। और शाह बानो का ये केस तो है एलिमनी का, एक्चुअल में एलिमनी का है कि भाई आप मुझे गुजारा भत्ता दीजिए, ठीक है। उन्होंने गुजारा भत्ता की डिमांड की थी कि भाई कम से कम हमें कुछ रुपए तो दीजिए, मतलब 200 रुपए का डिमांड किया गया था, लेकिन एक्चुअल उन्होंने उनको मिलता कितना है, मात्र लगभग 20 रुपए के आसपास। भाई ये थोड़ा डाटा आप देख लेना। और एक जो पर्सनल लॉ बोर्ड है इनका, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनमें ये बोल दिया गया था कि भाई आई एम नॉट बाउंड फॉर दिस पे एलिमनी। भाई कुछ साल तक तो उन्होंने दिया, लेकिन बाद में वो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये इंदौर कोर्ट का फैसला था, उसमें उन्होंने दिखाया कि अपना भाई पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड में इस प्रकार से ये चीजें हैं, लेकिन और मैं क्या नाम है पेबल नो बाउंड नहीं हूं उसको पे करने के लिए। उसके बाद ये केस लेके जाते हैं शाहबानो, और ये एमपी हाई कोर्ट में जाता है केस, और टू पे द एलिमनी द शाहबानो, और डिमांड कितने रखते हैं शाहबानो अब की बार 500 रुपए का। लेकिन जो डिसीजन आता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1980 में, लेकिन बाद में डिसीजन आता है एमपी हाई कोर्ट का कि भाई इंक्रीजिंग द एलिमनी, कि भाई आपने 20 रुपए का आपको मिल रहा था उस टाइम पे गुजारा भत्ता, और डिसीजन में कितना आता है 179 रुपीज आपको दिया जाएगा। ये डिसीजन आता है एमपी हाई कोर्ट का, ठीक है। उसके बाद भाई चलो कोई बात नहीं, अब जो एडवोकेट साहब होते हैं वो लेके जाते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस। कब? 1985 में। 1985 में इस केस को लेकर जाते हैं और कहते हैं द सेम डिसीजन एमपी सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन सेम देते हैं एमपी हाई कोर्ट, ठीक है। वो बोलते हैं शाह बानो द डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर द यूसीसी इन इंडिया, रिक्वायर द यूसीसी ऑफ इंडिया। वही जो बी आर अम्बेडकर जी और के एम मुंशी जी ने बोला था कि भाई भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, उन्होंने किसके बिहाव पर डिसीजन दिया कि भाई हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, उसका सेक्शन 125 वो सभी धर्मों पर लागू होता है, ये नहीं कि भाई किसी के लिए अलग से लागू होता है। तो इसी के बिहाव पर डिसीजन दिया गया कि भाई यहां पर जो इंडिया में रिक्वायर है किसका, यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन चेंज कब हो जाता है, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, और उस टाइम में इनको पता है कि भाई इनका प्रोटेस्ट बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है कि भाई ये सारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये इनके खिलाफ हो जाता है कि भाई आप यूसीसी का जो एजेंडा है उसको बंद कीजिए, ठीक है। और राजीव गांधी गवर्नमेंट मुस्लिम वुमेन एक्ट अब 1986 में प्रोटेक्शन द राइट एंड डाइवर्सिटी, और ये यहाँ पर इनको रोक देते हैं, ठीक है, सीज कर देते हैं, प्रोहिबिशन कर देते हैं, और एक रूल बनकर आता है जो अभी फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो लागू है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सरिया, ठीक है। अब द ट्राइबल्स ग्रुप एंड यूसीसी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई अलग अलग धर्म है तो अलग अलग ट्राइबल्स भी हैं, जो ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं उनके बारे में बात करते हैं कि भाई यूसीसी को हम अलग कैसे रख सकते हैं ट्राइब से। तो एक पीसा एक्ट होता है हमारा, देखिए द आर्टिकल 44 यूसीसी एंड द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या कहता है, अलाउ द ट्राइबल्स टू कंटिन्यू विद देयर कस्टमरी लॉस एंड आल्सो इंक्लूड इन द पीसा एक्ट, कि भाई इन जो ट्राइब्स हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, उनको अपनी कस्टम के तरीके से, अपने रीति रिवाज, जो भी धर्म वो अपना रहे हैं, जैसा तरीका अपना रहे हैं मैरिज का, उनको अपना डिसीजन लेने का स्वयं अधिकार है, ठीक है। और इसमें ही पीसा एक्ट आपका जो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज में रखा गया था 1996 का, उसमें बताया कि ये अपने पंचायत के अपने हेड हैं और इन्होंने जो डिसीजन दे दिया, जैसे हमारे गांव में क्या होता है, सरपंच जो डिसीजन दे देता है वो पूरा गांव में लागू होता है, ठीक है, लगभग लागू होता ही है, वो अलग बात है भाई जो आगे केस चला जाता है। तो इसे इस प्रकार से ही जो अपनी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए पीसा एक्सटेंशन बताया गया था कि एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्स एरियाज 1996 में, कि वो जिन्होंने हेड ने डिसीजन दे दिया या प्रधान ने जो डिसीजन दे दिया वो लागू हो जाएगा सभी ट्राइब में, ठीक है। एंड आल्सो द हेड ऑफ द ट्राइबल्स अथॉरिटीज एंड डिसीजन मेकर्स, जो हेड है वो क्या है, अथॉरिटी है, और डिसीजन मेकर है किसका, ऑल द ट्राइबल्स द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब देखते हैं भाई दोस्तों कि किस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट इसको लागू कर पाती है, इसका इलेक्शन पे 2024 के इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मोदी गवर्नमेंट फिर से चुन के आती है या फिर और कोई गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट बनकर आती है, ये आपको आगे वेट रहेगा देखने के लिए। और इस प्रकार से अब हम कंटिन्यू आपके लिए स्कॉलर कैंपस की तरफ से इसी तरीके के जो मुद्दे आपके एग्जाम से भी रिलेटेड है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, अभी करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, और देश में अलग अलग किस देश ने लागू कर दिया, अभी ड्राफ्ट
जैसे उत्तराखंड, बहुत सारे आपके एग्जाम को भी रिलेट करेगा। तो मैं आज के लिए अभी इतना ही खत्म करता हूं। आप बने रहिए कंटिन्यू और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्री या मेंस या आपका एसएससी सीजीएल डीएसएसबी, जो भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ये सभी आप एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयार कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो।